121 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm इज प्लेस्ड इन एयर। तो आपको यहाँ पे क्या है, लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है जहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलेंगे भाई, दिस इज ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो दे रखी है उसकी वैल्यू है 1.4, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक केस के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है दैट इज 10 mm, और जो दूसरा है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इनफाइनाइट। अब हम लोगों को यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करके आपको यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि कॉमन स्टैंडर्ड है भाई, अगर आपको यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखी है तो वहां पे आपको उसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरह कंसीडर करोगे। तो इस केस में हमारा क्या आंसर बनेगा, 1.4 माइनस का 1, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी भाई दैट इज 1/10 माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 इंटू में क्या आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे दैट इज 1/10। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ की जो मेरे पास वैल्यू आई है दैट इज 0.04। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से जब हम लोग एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 0.04 यानी कि 25 mm इसका आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है भाई इलेक्ट्रॉन की, वो फोटोन से छोटी होगी, बड़ी होगी, या इक्वल होगी, या जीरो होगी। अब फोटोन हमारा जो यहाँ पे मासलेस पार्टिकल है भाई, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, ई इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर क्या लिखते हैं दैट इज ई सी अपॉन लेमडा। तो फोटोन के केस में जो मेरे पास यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी दैट इज एच सी अपॉन ई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फोटोन के केस में। बट हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मास पार्टिकल है भाई, तो वहां पे जब हम लोग निकालेंगे लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को भी हम लोग यहाँ पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेंगे √2m e। अब दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं भाई, अगर हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा ई को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो लैम्डा प्रोटॉन से, तो आपके पास क्या रहेगा दैट इज एच अपॉन √2m e, और हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं भाई दैट इज एच सी अपॉन ई। तो आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ई, और नीचे वैल्यू बनेगी भाई दैट इज 2m। ये तो हो जाएगा आपका रूट, और 1/c निकल जाएगा आपका बाहर, एच से एच आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे भाई, दैट इज √e डिवाइड बाई 2mc² अंदर आ जाएगा। तो अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो mc² की जो वैल्यू रहेगी भाई, तो जो गिवन काइनेटिक एनर्जी है उससे वैल्यू उसकी क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। तो हम लोग क्लियरली ये चीज बोल सकते हैं भाई कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। तो इस केस में जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो छोटी रहेगी भाई किससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो इसका जो आंसर रहेगा भाई कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो शॉर्टर देन क्या रहेगी, फोटोन रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जो अगला क्वेश्चन है उसमें टाइपिंग मिस्टेक, और श्योरली यहाँ पे भाई आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है कि ए मेटल हैज ए वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, एंड ए लेजर जो वेवलेंथ इन्होंने दे रखी है भाई वो मिलीमीटर में दे रखी है। अगर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता भाई 600 नैनोमीटर में, तो इस केस में क्या है भाई, वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर लेके चलते हैं, तो उस केस में जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ रही है भाई वो आ रही है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होंगे भाई। बट अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उन्होंने अगर मिलीमीटर अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं तो मिलीमीटर तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी भाई। इस केस में फिर क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो मेरी तरफ से फाइनल आंसर है भाई वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर नैनोमीटर है तो ऑप्शन नंबर ए आता, बट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक का आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलीमीटर में अगर आपको यहाँ पे लेजर लाइट की वैल्यू दे रखी है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका क्या है। फॉर ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एमिशन ट्रांजिशन हमारा हो रहा है
n इज इक्वल टू 4 से लेके कहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एमिशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन होगी 3 to 1, ये इक्वल रहेगी। अब देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब क्या है भाई फोर्थ स्टेट से और हमारा क्या है भाई कहाँ पे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से 1 में आता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी भाई वो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा होगी किससे, जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से ग्राउंड स्टेट में क्या है जब आता है, तो वहां पे जो एनर्जी एमिशन हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पे 4 से फर्स्ट लेवल पे आएगा तो जो उसके अंदर एनर्जी का गैप होगा वो 3 से 1 वाली एनर्जी से ज्यादा रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, तो आप कहाँ पे बतानी है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या होगी भाई, डबल होगी, बिकम 4 टाइम या इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भाई जो आपकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होती है सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी कि हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है भाई दैट इज ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का Eg डिवाइड बाई 2kBT रहता है भाई, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर डबल करेगा तो देखो टी की पावर 3/2 है तो ये चीज भी इंक्रीज करेगी, बट जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियली यहाँ पे इंक्रीज करेगी। दोनों ही फैक्टर पढ़ रहे हैं बट डोमिनेटिंग आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस अगर आप करोगे तो वहां पे डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखें, ए वोल्ट मीटर हैविंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर, तो एक हाई वैल्यू जो रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं किससे, रजिस्टर के साथ में। इफ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज स्लाइटली, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या रिमेन सेम रहेगी। तो देखो भाई हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर है, अगर हम लोग यहाँ पे आइडल वोल्ट मीटर की बात करें तो आइडल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में जुड़ता है, तो यहाँ पे जो भी इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है तो वहां पे जो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोनों को मिला के 1/R, ये तो है भाई आपका वोल्ट मीटर वाला, प्लस 1/R ये है जो हम लोगों ने जिसके थ्रू वो लगाया है। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी भाई, बट वो भी इन्होंने क्या दे रखी, स्टिल कुछ हाई वैल्यू रहेगी। तो इन्होंने बोला अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, अगर जैसे मान लो अगर किसी भी सर्किट में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को लगा रखा है भाई, ठीक है, लेट्स से इसमें से करंट पास कर रहा है, तो इन्होंने बोला अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी भाई वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया है रजिस्टर के, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से जो उसके अंदर रीडिंग होगी भाई वो क्या हो जाएगी, पहले से डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का 128, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर आपके चारों रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज करते हैं 10 टाइम तो जो नल कंडीशन है भाई वो आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो रेशियो आपका यहाँ पे हर केस में P/Q इज इक्वल टू R/S है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जो आपका नल पॉइंट है वो आपका यहाँ पे क्या है, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, एन आइडियल ऑप एम्प इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए फाइनाइट सप्लाई। तो भाई इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे, क्लिपिंग एट आउटपुट लिमिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, टू आइडेंटिकल एलईडी आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन आइडियल बैटरी विद नो सीरीज रेजिस्टेंस, आफ्टर स्विचिंग ऑन एक एलईडी ग्लो करती है और दूसरी ग्लो नहीं करती, तो इसका क्या रीजन है भाई, इसका हमारा रीजन होगा भाई दैट इज स्लाइटली डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि कोई भी जब हमारी एलईडी बनती है भाई, एलईडी हमारा एक तरीके का सेमीकंडक्टर है और ये
जो है एक स्पेसिफिक टर्न ऑन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे काम करती है। जैसे मान लो यहाँ पे दो एलईडी है और हम लोगों ने डायरेक्ट उसको आइडल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर मान लो पहली एलईडी है जो लेट से भाई 2 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करती है, तो जब वो हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है, तो वो फिर क्या है, जो बाकी की जो वोल्टेज है वो उसको क्लैंप कर देगी भाई, तो उसके आसपास की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज ही रहेगी। अब मान लो दूसरी अगर एलईडी को यहाँ पे 2.1 वोल्टेज चाहिए ग्लो करने के लिए, तो वहां पे उसको कभी भी भाई वो क्या है, वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए जो दूसरी एलईडी है वो फिर क्या है, ग्लो नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये 5 क्वेश्चन जो आगे दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं यहाँ पे पेडागोजी के। तो इसका जो आंसर है भाई कि व्हाट शुड बी द मेन एम ऑफ टीचिंग फिजिक्स, क्या है भाई, टू अनेबल स्टूडेंट टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, छात्रों को अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखने देना। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, क्योंकि ये क्या है भाई, बच्चों के अंदर सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज का वास्तविक क्या है भाई ज्ञान, उसको अनुभव मिलता है प्रैक्टिकल करने से। ठीक है, या ये तो आई थिंक सभी के राइट आंसर होंगे भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग में क्या होगा, गाइड एंड फैसिलिटेटर के फॉर्मेट में होगा। व्हाई इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन टीचिंग फिजिक्स टू प्रिवेंट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन ए सिंपल एंड विजुअल फॉर्म। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन थे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ये हमारा क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल वेव फ्रंट, उसको हम डिवाइन करेंगे। अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 136 क्वेश्चन, ये भी भाई आपका यहाँ पे श्योरली आपका यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जी एच एंड सी आर द कंबाइंड टू फॉर्म ए क्वांटिटी हैविंग ए डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर। तो इन तीनों को मिला के भाई जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और सी हमारी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट, तो उसकी वैल्यू आएगी दैट इज जी एच अपॉन सी स्क्वायर। बट ऑप्शन में क्या है, इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो 136 श्योरली भाई आपका ग्रेस मार्क्स में जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इस क्वेश्चन का जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है वो मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, और वो वैल्यू दे रखी है कि हमारा कॉन्स्टेंट दे रखा है ये के एंड एक्स नोट आर दी कॉन्स्टेंट, जहाँ, और ये दे रखा है आपका दैट इज के ए माइनस का एक्स। ठीक है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग, चलो ये क्वेश्चन जो जो मुझे समझ में आया, जो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दी है भाई, ये चीज दे रखी, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, एंड देन द टाइम टेकन टू रीच एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट तक आपको बताना है। तो यहाँ पे भाई आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे करेंगे, के डी टी इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, दैट इज डी एक्स डिवाइड बाई रूट के ए माइनस का एक्स, ये आपकी कंडीशन होगी। और इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से टी करेंगे, और इसको हम लोग करेंगे भाई यहाँ पे दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स नोट तक। तो ये तो आपके पास आ गया के इंटू में टी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका बनेगा भाई वो बनेगा दैट इज के ए माइनस का एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू में डी एक्स। अब आपका यहाँ पे बेस को क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है भाई वो लगेगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन वाला जो फॉर्मूला होगा भाई इंटीग्रेशन वाला। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1, और यहाँ पे जो नीचे डेरिवेटिव होगा भाई पहले ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा एन, और एन प्लस 1 ये बनेगा। अब जब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर तो आएगा आपका भाई के ए माइनस का एक्स, ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हाफ, और नीचे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई एन प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आई है हाफ। अब यहाँ पे देखो के ए माइनस का एक्स, अब के और ए आपका है यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसका जो इंटीग्रेशन आएगा भाई, सॉरी डिफरेंशिएशन, वो -1 आएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो आपकी वैल्यू बनेगी भाई, तो माइनस है तो -2 आ जाएगा आपका ऊपर,
और इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी के ए माइनस का एक्स और इसका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट पुट करेंगे भाई 0 to x नोट, तो जो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा भाई टाइम के लिए, उसकी वैल्यू आएगी मेरे अकॉर्डिंग दैट इज 2/k। के हमारा ले आएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, और इसकी वैल्यू आएगी भाई दैट इज रूट के ए माइनस का रूट के ए माइनस का 1 नोट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है उस हिसाब से मेरा जो टाइम है भाई, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x नोट तक पहुंचने का वो ये रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे तो मे भी इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी फाइनल आंसर क्या है, अभी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल q ड्यूरिंग इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम मिनिमम एट टाइम t इज इक्वल टू tm। यानी कि जब हम किसी को अगर थीटा डिग्री एंगल के साथ फेंकते हैं भाई, यहाँ पे एंगल q से फेंकता है यहाँ पे, तो जब इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा भाई। तो इस सिचुएशन पे जो टाइम है उन्होंने वो tm दे रखा है। इफ tm इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज देन, तो इन्होंने क्या बोला है भाई, तो साइन क्यू की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई कि मैक्सिमम टाइम जो होता है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है भाई वो ये होता है t/2 होता है, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 × tm। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि 1/3 है, तो भाई ये जो चीज है वो आपकी क्या है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगी। तो 138 का जो आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक ए कांस्टेंट एंगल विद इट्स पोजीशन वेक्टर टू ए प्लेन इन ए प्लेन, तो इट्स पाथ आपको बताना है भाई। तो यहाँ पे भी जब हम लोग ट्रांसफर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडिकल वेलोसिटी को डिवाइड करा करते हैं, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोगरिथमिक स्पाइरल इसका यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है भाई वो मैं स्किप कर रहा हूँ कैलकुलेशन को, ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए 140 का, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम whose acceleration is always perpendicular to instant velocity of the particle। अब आपको बताना है भाई, तो क्या होगा, देखो भाई अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर वो मूव कर रहा है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन यानी कि अगर उसकी फोर्स परपेंडिकुलर है उसकी वेलोसिटी के साथ में, तो हम पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई दैट इज F.V। तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो पावर डिलीवरी जो हो रही है यहाँ पे पार्टिकल की वो कितनी हो रही है भाई, वो 0 हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इट मींस जो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और हम लोगों ने पढ़ा है भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि dk/dt, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मींस जो k है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी भाई इस पूरी सिचुएशन में वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, यानी कि जो सूडो फोर्स है नेवर चेंज दी पार्टिकल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है भाई, ये इसका यहाँ पे क्या है आंसर रहेगा। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं भाई, नहीं ये नहीं, इसका तो आंसर हमारा यही है 140, सूडो फोर्स नेवर चेंज द पार्टिकल, इंक्रीज स्पीड डिक्रीज स्पीड, सूडो फोर्स मस्ट बी 0। हाँ, इसका जो आंसर है भाई वो ऑप्शन नंबर ए ही है कि पावर से हम लोगों ने एनर्जी का जो कांस्टेंट है। हाँ ठीक है भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 140 का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें 141 क्या रहेगा, ए ब्लॉक मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस विद ए इनिशियल स्पीड u, फ्रिक्शनल फोर्स इज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इन्होंने जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी भाई माइनस का kx। तो मोशन विल स्टॉप आपका यहाँ पे बताना है। तो अगर एक ब्लॉक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अगर फ्रिक्शन है भाई तो वो हमेशा उसका अपोज करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं भाई, इसको भी ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वर्क डन है भाई, अब आपको यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स दे रखी है, ठीक है, वो आपको दे रखी है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 0 to x माइनस का kx।
क्योंकि ये मोशन के अपोजिट में लगेगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 0 माइनस का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो होगी आपके यहाँ पे दैट इज 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट को सोल्व कर लें। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा भाई वो हो जाएगा माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी दैट इज 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी भाई वो क्या आएगी आपकी फाइनाइट डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक है, तो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस चलने के बाद ठीक है जो आपका ब्लॉक है वो क्या है आपका रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, इन ए रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन है भाई आपका यहाँ पे विदाउट स्लीपिंग फ्रिक्शन, विदाउट स्लीपिंग, तो फ्रिक्शन में डू पॉजिटिव वर्क इफ ओनली, यानी कि भाई आपका यहाँ पे रोलिंग मोशन है विदाउट स्लीपिंग वाला, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव वर्क हमारा यहाँ पे क्या है कब करेगा। तो जो इसका आंसर है भाई यहाँ पे वो क्या है, क्योंकि ये जो आपका रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में है तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई जो कांटेक्ट में रहेगा सरफेस के, उसकी वैल्यू हमेशा यानी कि वो इंस्टेंटली एक रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव टू द सरफेस वो क्या रहेगी यहाँ पे कौन जीरो रहेगी मतलब। ठीक है, अगर जीरो रहेगी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो वर्क डन की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि वो कभी भी क्या भाई पॉजिटिव वर्क डन का काम यहाँ पे नहीं करेगा, ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे जीरो रहेगी। ठीक है, रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग के केस में, यानी कि जो पॉइंट है भाई जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उसका मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में वो क्या है रेस्ट पे ही रहेगा। इट मींस उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, या फिर वो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं होगी उसका। तो 142 का जो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ए पार्टिकल मूव इन ए फोर्स फ्री फील्ड, यहाँ पे दे रखा है, एंड वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट तक बताना है भाई। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी वर्क डन की, तो वर्क डन निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज एफ डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे 0 से लेके ए तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है भाई कोऑर्डिनेट के साथ आई डॉट आई एंड जे डॉट जे हम लोग करेंगे, एफ डॉट डी आर अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई दैट इज के एक्स डी एक्स प्लस और 2 आपका आ जाएगा बाहर के वाई इंटू में डी वाई, और इसको हम लोग क्या भाई अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 टू ए ये करना है आपको और 0 टू ए आपको ये करना है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज के एक्स स्क्र अपॉन 2 0 टू ए, और यहाँ से वैल्यू आएगी भाई दैट इज 2 के वाई स्क्र अपॉन 2 0 टू। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज के ए स्क्र बाई 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए दैट इज के ए स्क्र। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद 143 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, a block slide down on a rough incline, the work done by the frictional force is independent। तो जब हमारा कोई भी ब्लॉक किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन से अगर वो क्या है भाई फॉल करता है नीचे आता है, तो वो वर्क डन का जो वहाँ पे फॉर्मूला होता है भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है दैट इज म्यू के एम जी कोस थीटा इंटू में डी। ठीक है, जितना वो चला है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, नेचर ऑफ पाथ भी है, मास ऑफ ब्लॉक भी है, तो टाइम टेकन जो है भाई, ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन दी टाइम टेकन। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 145, इसको मैंने सोल्व किया था और मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है भाई, ठीक है, वो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, हालांकि कर तो लिया था, लेकिन भाई फिर भी जब तक खुद को ही कॉन्फिडेंस ना हो तो 145 को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी ही आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A certain height h above the earth surface, the value of acceleration due to gravity become g by 4।
तो फर्स्ट कंडीशन है भाई G54। फिर आपको बताना है कि किस एल्टीट्यूड पे उसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अच्छा यहाँ पे G/9 है भाई, ठीक है, हो जाएगी। तो जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है भाई हाइट वाला, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज G/R+R/H का स्केल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जी डैश की वैल्यू उन्होंने दे रखी है G/4, तो G से G आपका कैंसिल आउट होगा, अगर रूट का कटेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई R+H हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R+H की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है हो जाएगी 2R, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारी जो H की वैल्यू है वो R के बराबर आई है भाई। अब हम लोग G/9 के लिए निकालेंगे तो G/9 इज इक्वल टू G, और ये बनेगा भाई R+H का स्केल। अब H हमारा यहाँ R के बराबर आया हुआ है, ठीक है, तो G से G कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी भाई दैट इज R एंड R+H की कंडीशन। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए भाई, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसको हम H मान लेते हैं भाई, ठीक है, यानी कि जो हाइट आई है आपकी वो R के बराबर। तो यहाँ से देखो तो R+H इज इक्वल टू 3R। तो इसमें फर्स्ट का तो कोई रूल ही नहीं होना चाहिए, यानी कि भाई इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो G/9 को यूज करके। तो G/4 पे तो आपकी कंडीशन होगी जब H इज इक्वल टू R के बराबर होगा, बट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो भाई G/9 अगर है तो ठीक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने इसको बड़े वाला H माना है तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 2R निकल के आएगी, यानी कि जब H इज इक्वल टू 2R होगा तो उस सिचुएशन पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी भाई वो 2R के बराबर होगी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारी हाइट 2R के बराबर है उस पॉइंट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो G/9 रहेगी। तो G/4 का यहाँ पे आई थिंक कोई पार्ट है नहीं, डायरेक्ट आप G/9 पुट करके चीजों को सोल्व कर सकते हो। अगला देखिए भाई, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ विद स्पीड v इज इक्वल टू v, यानी कि इसके वेलोसिटी दे रखी है भाई। तो आपको यहाँ पे बताना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव द अर्थ सरफेस कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो दे रखी v, तो यानी कि हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई वो मेरे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज 2gm/r। अब फर्स्ट कंडीशन है ऑन दी सरफेस ऑफ, अगर हम अर्थ की बात करते हैं भाई, जब हमारा जो ये बॉडी अगर ऑन दी सरफेस ऑफ जो इसकी वेलोसिटी हुई भाई, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी उसको हम लोग जब वो हमारा क्या है अर्थ की सरफेस से बाहर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, दोनों को हम लोग यहाँ पे इक्वेट करवा दें तो 1/2mv² प्लस क्या रहेगा भाई आपका माइनस का Gm/r, ठीक है। ये आपकी टोटल एनर्जी है भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। और जब हमारा वो क्या है स्पीड से मूव कर रहा है रीच्ड अबव द अर्थ प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस द स्पीड, तो भाई जब वो हमारा क्या बोलेंगे भाई जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमारा जब वापस आएगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी वो 0 हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी भाई उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में होगी। बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ विद स्पीड दिस, उसके मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव द अर्थ। हाँ ठीक है, यानी कि अब देखो जो वेलोसिटी है भाई वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, यानी कि वो क्या है एक पत्थर की तरह ऊपर से जाके वापस आ जाएगी। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोगों ने फेंकी है तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी है फेंकने वाली और जो जिस पॉइंट से वो वापस आएगी तो उसकी जो टोटल एनर्जी इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे भैया। तो जब वो किसी भी पॉइंट से मुड़ के वापस आएगी तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी भाई वहां पे 0 रहेगी, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सारी की सारी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी भाई इसकी, दैट इज
एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे हमें एच की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग v की वैल्यू दे रखी है भाई, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, वी ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इसका ये हट जाएगा भाई, दैट इज 2 GMM अपॉन आर इंटू में 4R आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो आपके पास वेलोसिटी आई है भाई वी स्क्वायर, वो हो जाएगी आपके पास 2R। अब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके एच के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा दैट इज 1/2। अच्छा ठीक है, तो m है तो मैं m से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे ऐसे भाई, ये हो जाएगा GM m डिवाइड बाई 2, यहाँ पे है 2, ये आ गया, तो 4R माइनस GM अपॉन R। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेट कर लिया भाई, माइनस का G छोटे वाला m, बड़े वाला m, R प्लस H। अब इसके लिए हम इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर है भाई, वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए भाई, ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 1%। पॉइजन रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 0.25% चेंज। पॉइजन रेशियो है भाई आपका यहाँ पे, सॉरी 0.5, यहाँ पे भी देखो टाइपिंग एरर है, कहीं फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है। तो पॉइजन रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है 0.25। तो आपको यहाँ पे बताना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज जो वॉल्यूम है भाई हमारे पास वायर का, उसके लिए फॉर्मूला आता है दैट इज πr² इंटू में h। ठीक है, अब यहाँ पे l दे रखा है, तो यहाँ पे इसको l लिख लेंगे भाई। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये क्या होगा भाई आपका, दैट इज डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l। अब हम ये जो डेल्टा r अपॉन r है, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना है भाई पॉइजन रेशियो के हिसाब से। तो जो आपका पॉइजन रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमारे यहाँ पे कितना है, डेल्टा r अपॉन r डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो इसकी लेंथ की फॉर्मेट में डेल्टा l अपॉन l। तो यहाँ से डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू को निकाल के आपको वहां पे पुट करना है और चीजों को सोल्व आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ वो डिक्रीज करेगी भाई, इसलिए नेगेटिव आ गई ये चीज, या फिर नेगेटिव में होता ही भाई ये चीज। तो डेल्टा r अपॉन r, यहां से जो वैल्यू आई है भाई, वो आ गई आपकी सिग्मा डेल्टा l अपॉन l। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डेल्टा v अपॉन v की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी भाई, माइनस का 2 सिग्मा डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा l अपॉन l। तो यहाँ से जो डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू आई है भाई, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होगी, 1 माइनस का 2 सिग्मा डेल्टा l अपॉन। ठीक है, परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज में हमारी क्या वैल्यू होगी, v परसेंटेज 1 माइनस का 2 सिग्मा इंटू में l परसेंटेज। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करो, 1 माइनस का 2, सिग्मा की वैल्यू आपके पास है 0.25, तो 0.25 है तो ये आ जाएगा 0.5, और परसेंटेज l आपका कितना है भाई यहाँ पे 1%। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा भाई 0.5%, और ये प्लस में आंसर, तो यानी कि आपका आंसर इंक्रीज में आएगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका यहाँ पे डाउट में है, यानी कि यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.1 डिक्रीज है, बट आपका आंसर प्लस में आया है, तो इसलिए ठीक है 0.5% इंक्रीज में रहेगा भाई, डिक्रीज की जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन का भी जो आंसर है भाई, ठीक है, वो भी जो आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, देखो, ए रोड ऑफ लेंथ l हैविंग ए यंग मॉडुलस वेरिंग विद डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ पे जो आपका यंग मॉडुलस है भाई इस रोड के लेंथ के केस में, ठीक है, वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। द सेम कांस्टेंट टेंसिल फोर्स F इज अप्लाइड एट इट्स एंड। तो आपको यहाँ पे बताना है टोटल एक्सटेंशन कितना होगा यहाँ पे भाई रोड का। ठीक है,
रोड ऑफ लेंथ L है, यंग मॉडुलस दे रखा है। तो अगर हम कोई भी अगर एक स्मॉल सेगमेंट dx माने तो उस dx के अंदर जो टोटल आपका एक्सटेंशन का फॉर्मूला है भाई, वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है भाई, दैट इज एफ अपॉन ए इंटू में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करके होता है। तो यहां से जो मेरा स्मॉल अगर हमारा एक्सटेंशन आता है यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा भाई, दैट इज एफ अपॉन ए और एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्सटेंशन के लिए dx, और भाई यंग मॉडुलस को हम ले आएंगे इस साइड। ये ऐसी कुछ फॉर्मेट बनेगा भी हमारा, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने x मानी है स्मॉल एक्सटेंशन के लिए, वो तो हम लोगों ने माना है dx, और उसके अंदर फोर्स लगाने के बाद कितना एक्सटेंशन आया है डेल्टा x को मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ भाई इस फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे y की वैल्यू लिख रखी भाई, तो f अपॉन ए ये हो जाएगा, ये आपका dx है, और यहाँ पे जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है y नोट, और ये आएगा भाई 1 प्लस एक्स अपॉन एल करके। इसको अब आपको यहाँ पे क्या है भाई सोल्व आउट करना है, ठीक है, और 0 टू l इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं x बाई 1 प्लस एक्स बाई एल को u कंसीडर करके और इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है भाई वो मैं लिख देता हूँ, वो आ रहा है आपका यहाँ पे, दैट इज कितना आंसर है भाई, दैट इज एफ एल अपॉन वाई नोट ए, और ये आएगा आपका नेचुरल लॉग 2। अब ऑप्शन नंबर ए में नेचुरल लॉग का स्क्वायर का रखा है, ठीक है, तो इसलिए ये तो कंफ्यूजन है भाई। तो यहाँ पे भी आपका टाइपिंग एरर की वजह से आपको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन वैसे तो हमारा ए बन रहा है, बट ए में टाइपिंग एरर है आपका, तो कोई भी आपका जो यहाँ पे आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका यहाँ पे क्या है डाउटेबल क्वेश्चन है भाई। और जो लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका 150, a cube float in water such that half of its volume is submerged when its density is uniform, so due to temperature variation इसकी डेंसिटी इस तरीके से वेरी करती है, बट आपका जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। तो न्यू समर्ज जो फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा भाई सॉल्यूशन के बाद, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में भाई आपको बताने की कोशिश की कि क्या कंसेप्ट है, और मेनली आपके कौन कौन से जो क्वेश्चन है भाई जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो हम लोगों ने पढ़े देखिए भाई, तो 141 और 148, और उसके बाद भाई जो मेरी तरफ से जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपका होना चाहिए, बाकी देखो मैंने कैलकुलेशंस की है, हो सकता है इनमें भी गड़बड़ी हो, बाकी वो तो आपका आंसर की आने के बाद और भी शॉर्टी हो जाएगी भाई उन्होंने क्या चीज़ सिलेक्ट की है। बट जितने भी मैंने आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स के लिए चीज़ें बताई हैं उसमें आपका हर एक का मैंने आपको वैलिड पॉइंट दिया है। 136 आपका यहाँ पे भाई शॉर्टी है, इसमें आपका ग्रेस मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपका 123 इसमें भी आपका शॉर्टी ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है भाई। उसके बाद है आपका 116 भी आपका डाउटेबल क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है, और वह 113 ये भी मेरी तरफ से डाउटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बहुत सही दी है कि भाई यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मिसमैच कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 108, ये आपका शॉर्टी से ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि डायमेंशन के हिसाब से भी इनकरेक्ट आ रहा है। 106 नंबर भी जो है आपका वो भी आपका भाई क्या है डायमेंशन के हिसाब से गलत आ रहा है, तो इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 103 नंबर है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, तो कोई भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर रहा है। 101 नंबर है, ठीक है, ये भी मेरी तरफ से डाउटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने निकालने के लिए बोला है x इज इक्वल टू एल, उस पर ये चीज़ मतलब इनफाइनाइट या फिर इनडिफाइंड हो रही है भाई, इसलिए तो मेरी तरफ से भी ये डाउटेबल क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है तो आपको शॉर्ट यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 में तो आपका ऑप्शन ही 2 आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। 97 में भी भाई जो आपका फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे भी इनकी क्या है टाइपिंग मिस्टेक में है,
तो यहाँ पे भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है 97 में। उसके बाद और कितने रह गए भाई, और क्वेश्चन नंबर है भाई आपका यहाँ पे 91 भी की स्टेटमेंट गलत है। तो भाई मेरी तरफ से मैंने आपको इस पेपर में 14 क्वेश्चन बताए हैं भाई। मे भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन में एरर हो, उसकी मैं श्योरिटी नहीं कह रहा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया भाई अपनी तरफ से तो ठीक ही है, बट फिर भी फाइनल आंसर की आने के बाद आपको और भी श्योरिटी हो जाएगी। लेकिन ये 14 क्वेश्चन है जिसमें भाई चीजें डाउटेबल है या फिर आपको ग्रेस बॉक्स मिल सकता है। ठीक है, बाकी एक बार आंसर की आने के बाद हम और भी चीज वेरीफाई करके फिर मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको श्योरिटी ग्रेस मार्क्स मिलेगा या मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।